नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में हरिद्वार से बीजेपी नेता विनोद आर्या के बेटे और उसके 2 सहयोगियों को एक 19 साल की युवती की हत्या के मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तारी के बाद उसके रिजॉर्ट को भी ढहा दिया गया। पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार युवती बीजेपी नेता के बेटे के रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी और बीते 1 सप्ताह से वह लड़की लापता थी और उसके लापता होने की खबर सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। वहीं अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अंकिता का शव चिल्ला पावर हाउस के पास एक नहर से बरामद किया गया है और एसडीआरएफ के एक अधिकारी द्वारा बताया गया है कि शव मिलने के बाद अंकिता के परिजनों को बुलाया गया। उन्होंने शव की पहचान की, जिसके बाद शव को ऋषिकेश एम्स ले जाया गया है। पंजाब में विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार और राज्यपाल के बीच तनातनी जारी है। बता दें कि पंजाब सरकार द्वारा 22 सितंबर को विशेष सत्र बुलाया गया था, जिस पर राज्यपाल द्वारा पहले तो अनुमति दे दी गई, लेकिन बाद में यह आदेश वापस ले लिया गया, जिसके बाद पंजाब सरकार द्वारा विधायकों की एक बैठक बुलाई गई और इस बैठक के दौरान 27 सितंबर को विधानसभा सत्र बुलाने का फैसला किया गया। लेकिन अब एक बार फिर पंजाब सरकार और राज्यपाल के बीच तकरार होती नजर आ रही है। दरअसल पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित द्वारा 27 सितंबर को विधानसभा सत्र बुलाने की जानकारी मांगी गई है कि सत्र के दौरान क्या क्या होगा। एलजी के इस सवाल पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नाराजगी जताई है और ट्वीट कर लिखा है कि विधानसभा सत्र बुलाने से पहले राज्यपाल की अनुमति सिर्फ एक औपचारिकता है और 75 सालों में अभी तक किसी भी राज्यपाल द्वारा सत्र बुलाने से पहले लेजिस्लेटिव बिजनेस की लिस्ट नहीं मांगी गई। लेजिस्लेटिव बिजनेस को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी और स्पीकर तय करते हैं। अब इसके बाद गवर्नर सभी भाषणों को मंजूर कराने के लिए भी बोलेंगे। ये तो हद है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के गुट को शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने की अनुमति मिल गई है। वहीं अब खबर आ रही है कि शिंदे गुट को अनुमति न मिलने की वजह से वह सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। बता दें कि शिंदे गुट के विधायक सदा सरवाकर की ओर से ठाकरे गुट की याचिका के खिलाफ आवेदन दाखिल किया गया था, जिसे अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया है और इसके साथ ही कोर्ट द्वारा बीएमसी को भी फटकार लगाई गई। बेंच ने कहा कि सिर्फ किसी दूसरे आवेदक के होने के आधार पर बीएमसी द्वारा रैली की अनुमति नहीं दिया जाना कानूनी प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग है। इसके अलावा जस्टिस रमेश डी धनुका और जस्टिस कमाल आर खाटा की बेंच ने 2 से 6 अक्टूबर के बीच ठाकरे गुट को तैयारियां और रैली से जुड़े कामों के लिए मैदान का इस्तेमाल करने के आदेश बीएमसी को दिए हैं और साथ ही कोर्ट द्वारा पुलिस को मौके पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए हैं। बीते कुछ समय से कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव की चर्चा सुर्खियों में बनी हुई है और अब इस बीच आज यानी शनिवार से अध्यक्ष पद के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इस बार के चुनाव की खास बात यह है कि इसमें गांधी परिवार से कोई सदस्य खड़ा नहीं हो रहा है। वहीं इस रेस में 2 नाम इस समय सबसे आगे चल रहे हैं। पहला नाम है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का और वहीं दूसरा नाम है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर का। इसके अलावा मनीष तिवारी का नाम भी चर्चाओं में बना हुआ है कि वह भी इस पद के लिए नामांकन दे सकते हैं। हालांकि 2 से 3 दिन में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि अध्यक्ष पद के लिए और कौन आगे आता है। बता दें कि 22 सितंबर को अधिसूचना जारी की जा चुकी है। आज यानी 24 सितंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू है, जो कि 30 सितंबर तक चलेगी। वहीं अगर कोई अपना नामांकन वापस लेना चाहता है तो उसके लिए 8 अक्टूबर अंतिम तिथि है। इसके अलावा 17 अक्टूबर को वोटिंग होगी और इसके 2 दिन बाद यानी कि 19 अक्टूबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी सहयोगियों को लेकर ईडी ने एक बड़ा खुलासा किया है। ईडी द्वारा विशेष अदालत में बताया गया है कि उसे साहिबगंज और झारखंड के आसपास के क्षेत्रों में 1000 करोड़ रुपए से अधिक के पत्थरों के अवैध खनन का पता चला और इस अवैध खनन पर पूरी तरह से सीएम सोरेन के करीबी सहयोगी और विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का नियंत्रण है। बता दें कि पंकज मिश्रा को बीते दिनों ही ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा ईडी ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि मिश्रा ने लगभग सभी खानों में क्रशर की भी स्थापना की। सभी खानों में उसका हिस्सा तय था और यहाँ तक कि खानों में परिवहन पर भी उसका पूरा नियंत्रण था। वहीं इस अवैध खनन मामले में ईडी द्वारा अपनी चार्जशीट में 3 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें पंकज मिश्रा, बच्चू यादव और प्रेम प्रकाश शामिल हैं और इन पर आरोप है कि तीनों ने अवैध खनन के जरिए अपनी आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है और फिलहाल ये तीनों न्यायिक हिरासत में हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को बिहार के पूर्णिया में एक रैली को संबोधित किया,
जिस पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अमित शाह पर अपना निशाना साधते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे पूर्णिया में कोई कॉमेडी सर्कस चल रहा है। तेजस्वी ने कहा कि उन्होंने 2014 में पूर्णिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए भाषण के एक हिस्से को ट्वीट किया था, जिसमें बिहार के लिए विशेष पैकेज, विशेष दर्जा और विशेष ध्यान देने का वादा किया गया था। 8 साल बीत चुके, क्या हुआ उस वादे का? अब वे बिहार के विशेष दर्जे के बारे में बात नहीं करते। तेजस्वी ने आगे कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि वे ज्यादातर व्यर्थ की बातें करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि शाह ने सिर्फ माहौल को खराब करने के इरादे से बिहार का दौरा किया है। ना उन्होंने मुद्रास्फीति और ना ही बेरोजगारी जैसे बड़े मुद्दों पर कोई बात की। उनका पूरा भाषण सिर्फ एक कॉमेडी शो था। गुरुवार को एनआईए और ईडी की टीम द्वारा देश में आतंकी गतिविधियों का समर्थन करने के आरोप में पीएफआई के कार्यालयों और उसके नेताओं से जुड़े परिसरों पर छापेमारी की गई और इस छापेमारी के विरोध में शुक्रवार को केरल में पीएफआई नेता और उसके समर्थकों द्वारा हड़ताल करने का आह्वान किया गया था और केरल में दिन भर चली इस हड़ताल के बीच कई राज्यों में सार्वजनिक परिवहन की बसों पर पथराव होने से लेकर दुकान और वाहनों को क्षति पहुंचाने की खबर सामने आई है। इसके अलावा कुछ जगहों पर हिंसा की घटनाएं भी देखने को मिली। बता दें कि कन्नूर के मटनूर में आरएसएस के ऑफिस पर पेट्रोल बम फेंके जाने की खबर भी सामने आई है और इस विरोध प्रदर्शन के बीच 500 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है और वहीं 400 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।